अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, इट मीन्स कि वो कुछ रूटीन की प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी प्रॉब्लम जो आपको हर थोड़े दिनों के बाद जिनसे डील करना पड़ता है, तो उनके लिए आप क्या करते हैं, कुछ पॉलिसी बना लेते हैं, कोई रूल बना लेते हैं, ताकि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम अपीयर हो तो आपको पता हो कि इसके ऊपर आपने क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो सप्लायर के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आपने देखना है, अच्छा सप्लायर फॉर एग्जांपल 1 वीक अगर लेट हो जाता है अपने डिलीवरी में, तो क्या पेनल्टी रखी हुई है, क्या रूल बनाया हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसमें अगर आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस होने में या ये कह लें कि आपको बहुत ज़्यादा सर्विंग टाइम एक्सटेंड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर क्या पॉलिसी है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की, कि अच्छा क्या कुछ पेनलाइज किया जाएगा या साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कोई डिश दे दी जाएगी। इस तरह से कोई ना कोई रूल जो आपको पता है कि रूटीन में इस किस्म की प्रॉब्लम हमें फेस करनी है, तो कंपनी अपनी आसानी के लिए उसको रिकॉर्ड कर लेती है, उसको डॉक्यूमेंट कर लेती है, जिसकी वजह से फिर वो एक पॉलिसी रूल या एक गाइडलाइन बन जाती है हमारे लिए, या प्रोसीजर बन जाता है। तो वो यानी वो सारे के सारे कवर होंगे फिर प्रोग्राम डिसीजन में। यानी इन ऑर्डर टू डील विद सम स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, रूटीन प्रॉब्लम्स, वी और द मैनेजर्स ऑलवेज टेक प्रोग्राम डिसीजन। यानी उनको सोचना नहीं पड़ता कि ऐसी सिचुएशन में अब क्या किया जाए। ठीक है, तो जो दूसरी होती हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, इट मींस दे आर अनयूजुअल। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत रूटीन में आपको डेली बेसिस या वीकली या मंथली या इवन ईयरली भी आपको उनसे डील नहीं करना पड़ता। वो ऐसी सिचुएशन होती हैं जो बहुत अनयूजुअल होती है, जो बहुत रेयर होती हैं, बहुत ही किसी भी फॉर एग्जांपल मे बी आपको फर्स्ट टाइम वो सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, तो उस वक्त फिर आपको नहीं पता चलता कि इसके ऊपर आप क्या एक्शन लें। ठीक है, फिर उस सिचुएशन से डील करने के लिए जो मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं, दैट आर कॉल्ड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। यानी उसमें फिर आप अपनी इंट्यूसिव डिसीजन मेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी जजमेंटल भी कर सकते हैं, या अगर टाइम आपके पास अवेलेबल है तो आप कोशिश कर सकते हैं कोई रैशनल डिसीजन लेने की भी, लेकिन वो अगेन उसकी लिमिटेशंस हैं टाइम और इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी। तो हम लोगों ने जो देखे थे प्रोग्राम डिसीजन, उसमें हमने देखा था कि ये 3 चीज़ें होती हैं, प्रोसीजर, रूल और पॉलिसी। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा, सीक्वेंशियल स्टेप्स होंगे दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू कंप्लीट सम एक्टिविटी। जैसे हायरिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है, एडमिशन हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, कोई फाइनेंशियल जो डीलिंग्स है उसका प्रोसेस हो गया, वो सारे प्रोसीजर में आएंगे। रूल का मतलब क्या होता है, कोई क्लियर स्टेटमेंट है दैट अलाउज यू टू डू व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू। ठीक है, वो आपका रूल होगा। और पॉलिसी हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी सिंपल जनरल गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी एम्बिगिटी होती है। यानी ये है कि जो आपका यूज़र है जो उस पॉलिसी को पढ़ रहा है, उसकी परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि वो उस पॉलिसी को कैसे परसीव कर रहा है, और डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर परसेप्शन वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो ये सारी थी तीनों प्रोग्राम डिसीजन की टाइप्स। ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है, स्लाइड नंबर 16, ये सिंपल ना कंपैरिजन है प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम का, कि फॉर एग्जांपल किस टाइप की प्रॉब्लम होंगी जब आप प्रोग्राम डिसीजन लेंगे, मोस्टली दे विल बी स्ट्रक्चर्ड। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जब आप लेंगे, मोस्टली यू वुड बी डीलिंग सम अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। और मैनेजरियल लेवल मींस कि किस लेवल के ऊपर इस किस्म के ज़्यादा डिसीजन लिए जाते हैं। तो प्रोग्राम डिसीजन मोस्टली जो होते हैं वो लोअर लेवल्स पे होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जनरली अपर लेवल पे होते हैं। ये चीज़ समझ आ रही है ऐसे क्यों है, प्रोग्राम डिसीजन ज़्यादातर लोअर लेवल पे क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि वो उनकी छोटे डिसीजंस होते हैं ना, और वो ऐसे नहीं होते, मतलब कि क्या वो कह सकते हैं रूटीन उसे। के लिए होते हैं इसलिए। हाँ मैम वो एम्प्लॉय के साथ जितने भी मसले होते हैं वो लोअर लेवल में आ जाता है ना, वो डायरेक्टली फिर मैनेजर ही उनको कंट्रोल कर रहा होता है, लोअर इस लेवल वजह से। का मतलब है कि हम ना वो जैसे शॉप फ्लोर लेवल के वर्कर्स हैं ना, स्टाफ के जिनको हम कहते हैं, ये उनको टारगेट कर रहा है। यानी फॉर एग्जांपल प्रोग्राम डिसीजन मोस्टली जो है ना वो लोअर लेवल, फॉर एग्जांपल कोई वर्कर है वो किसी मशीन से डील कर रहा है। अब अच्छा मशीन या कोई टूल से उसका लिंक बन रहा है, वो कोई मोस्टली ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो अगर कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है उसका क्या प्रोसीजर होगा, डेफिनेटली कोई एसओपी बनी भी होगी। अगर आपके पास मटेरियल नहीं पहुंचा उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है वर्कर में। यानी मोस्टली ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि रूटीन में होते हैं, उनका ऑलरेडी कोई सोल्यूशन अवेलेबल होता है। ठीक है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन में अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें ना कि फॉर एग्जांपल इस तरह की अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम आ सकती हैं जो कि आपने आपके हर लेवल
ने डील करनी है, यानी टॉप मैनेजमेंट में। तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है वो एकदम से ना यूं कह लें कि कोई कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में और आपकी प्रोडक्ट की सेल्स बहुत डाउन हो गई है, आपका मार्केट शेयर डाउन हो गया है। तो अब इसका मतलब है ये वाला जो डिसीजन होगा ये अपर लेवल ने लेना है ना, कि अब इस सिचुएशन से हमने कैसे डील करना है। ये नॉर्मल वर्कर्स या वो लोग जो किसी इक्विपमेंट से डील कर रहे हैं या पैकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने तो ये डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं ज़्यादातर वो जो है वो अपर लेवल्स पे होते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी आपकी प्रोडक्ट का बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ है, तो आप कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, तो वो नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करानी है या नहीं करानी, ये डिसीजन भी आपकी अपर लेवल या टॉप मैनेजमेंट लेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किस तरह से होती है, यानी रेपिटेटिव में होते हैं, रूटीन में होते हैं प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होते, दे आर अनयूजुअल एंड न्यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इंफॉर्मेशन प्रोग्राम डिसीजन में मोस्टली अवेलेबल होती है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है एक चीज़ रिपीट होनी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग अवेलेबल करके रखते हैं वर्कर्स के लिए। और जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन कम इनकम्प्लीट होती है या आपको क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से उस डिसीजन को लेना मुश्किल होता है और बहुत केयरफुली आपको डिसीजन लेना पड़ता है। गोल्स आर वेरी क्लियर इन केस ऑफ प्रोग्राम डिसीजन, हाउएवर दे आर वेग इन केस ऑफ नॉन प्रोग्राम डिसीजन। टाइम फ्रेम फॉर सोल्यूशन वो अगेन प्रोग्राम डिसीजन में शॉर्ट होता है मोस्टली और नॉन प्रोग्राम में लॉन्ग होगा। जैसे अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ज़रा ये एक दिन का काम तो नहीं है ना, ये चंद घंटों का, कि आप सोच लें हाँ जी हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या हमने एक्सपैंड करना है बिजनेस को इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में। तो ये जनरली ऐसा नहीं है कि आप घंटों में या विद इन फ्यू डेज डिसीजन ले लें। जो प्रोग्राम डिसीजन है डेफिनेटली वो चूँकि रूटीन के एक्सपेरिमेंट्स से डील करते हैं, इसका मतलब है हो सकता है आज भी आपको उससे डील करना है और अगले अगले फॉर एग्जांपल 1 घंटे में आपको उस मशीन को ऑपरेट करना है या किसी दूसरी मशीन को लेकर आना है या जो भी उसमें फॉल्ट है उसको ट्रबल शूट करना है, ठीक है। सोल्यूशन रिलाइज ऑन प्रोसीजर, रूल्स एंड पॉलिसीज इन केस ऑफ प्रोग्राम डिसीजन, बट इन केस ऑफ नॉन प्रोग्राम डिसीजन यू हैव टू इनकॉर्पोरेट सम जजमेंट, क्रिएटिविटी और योर सिक्स सेंस, गट फीलिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये सिंपल एक कंपैरिजन है प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस का। अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन या एनवायरनमेंट या कंडीशन, तो वो सिचुएशंस 3 तरह की हो सकती हैं जिनसे आप अपने आप को भी रिलेट कर सकते हैं सिंपल एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, या अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो उसमें आप मैनेजर्स के साथ को लिंक कर सकते हैं कि मैनेजर्स को किन किन सिचुएशन में या किन किन कंडीशंस में डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो वो 3 तरह की कंडीशंस हैं जिसमें हम डिवाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग को। वन इज कॉल्ड द सर्टेनिटी, द सेकंड वन इज द रिस्क एंड द थर्ड वन इज अनसर्टेनिटी। तो आप देखिए नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, लेवल ऑफ एम्बिगिटी एंड चांसेस ऑफ मेकिंग अ बैड डिसीजन आर, क्या समझ आ रहा है इससे? लोअर, मॉडरेट, हायर, इन विच केस? ये कुछ बात मैम समझ आ रही है, कुछ सेंस सर्टेनिटी बन का रही है? तो यस मैम, सर्टेनिटी का तो ये है ना कि हमें पता है कि जो भी प्रॉब्लम फेस उसने किए हैं उसके पास सोल्यूशन ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो उसमें अगर वही डिसीजन लेते हैं तो उसको उसके ऊपर इम्पैक्ट ऐसा नहीं पड़ेगा बॉसेस का कि ये आपने क्या, आउटपुट खराब नहीं होगी। ठीक है, यानी अब कंफर्म है ये हम कह सकते हैं, यस, ठीक है। और रिस्क? इसी इसी तरह रिस्क का ये है कि उसको मॉडरेट का ये है कि मतलब 50-50% चांसेस है कि जो उसकी आउटपुट है वो इन टर्म्स ऑफ उसके बैड होगा और 50% चांसेस है कि उसके मतलब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 50 भी हो सकता है और हो सकता है ये 70-30 की रेशियो भी हो, ठीक है। ये रेशियो जनरली हमें नहीं पता होती, फिर इस रेशियो के लिए हम एक्सपर्ट से डील करते हैं, ठीक है, उनसे कंसल्ट करते हैं कि उनकी क्या राय है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर केस में 50-50 हो, लेकिन 50-50 भी हो सकती है। और अनसर्टेनिटी क्या होगी? इंटायरली न्यू प्रॉब्लम आ जाए जिसमें ठीक है, वेरी बिल्कुल गुड, भी बिल्कुल आइडिया नहीं ना हो, हो। यानी आपको कुछ भी नहीं पता, आप ये जो प्रोबेबिलिटीज है ना ये भी नहीं असाइन कर सकते कि कितने % चांसेस सक्सेस के हैं, कितने फेलियर के हैं, ठीक है। अब हम इनको थोड़ी सी ना एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सर्टेनिटी की कंडीशन क्या होती है। सर्टेनिटी की कंडीशन एक्चुअली होती है जिसमें आपको अपने सारे अल्टरनेटिव्स की आउटकम नोन हो, ठीक है, इन एडवांस यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट विल हैपन एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा फाइनेंशियल साइड पे समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल आप $1000 जो है वो कहीं 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब एक अल्टरनेटिव आपके पास है कि आप कोई सेविंग अकाउंट लें जिसमें आपको 1 ईयर के एंड पे ना 6% इंटरेस्ट रेट से
आउटकम मिलेगी, ठीक है। और जो दूसरी ऑप्शन है अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है, वो क्या है कि आप उसको इन्वेस्ट करें मे बी किसी बॉन्ड में, कोई ट्रेजरी बॉन्ड है उस जिसमें आपको कंफर्म है कि उसमें आपको 10% इंटरेस्ट के ऊपर अपनी फाइनल आउटकम मिलेगी। अब इसका मतलब है कि आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि 6% कितना होगा आपके अमाउंट का और 10% कितना होगा, और आप ये देख रहे हैं कि अच्छा ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें मुझे ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, तो आप सेकेंड को चूज कर सकते हैं। यानी आप एडवांस में ही यू ऑलरेडी नो व्हाट विल बी द आउटकम, ठीक। जबकि रिस्क और अनसर्टेनिटी में ऐसे नहीं होता, उसमें आपको एडवांस में नहीं पता होता, या ये कह लें कि आपको कंफर्म नहीं होता कि आपकी आउटकम क्या होगी, आपके सोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होगा जो भी आप चूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसकी थोड़ी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो हम तीनों चीज़ों पे अप्लाई करते हैं, रिस्क पे भी, सर्टेनिटी पे भी और अनसर्टेनिटी पे भी। फॉर एग्जांपल अगर आप या कोई मैनेजर है या कोई भी पर्सन है, नॉर्मल पर्सन, वो कोई ना फेस्टिवल अरेंज करवाना चाह रहे हैं, कोई फेस्टिवल कह लें या वर्कशॉप कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक। अब उस फेस्टिवल या उस वर्कशॉप को अरेंज करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर रीजन में उन्होंने क्या करना है, उन्हें कुछ ब्रोशर्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। जैसे आपने भी वर्कशॉप अटेंड की होंगी या आगे करेंगे, तो आप या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ब्रोशर्स प्रिंट करवा के अच्छा आपने उसको ना डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसकी प्रिंटिंग के लिए आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट 4-5 जो भी अवेलेबल हैं क्लोजेस्ट आपके उसमें विसिनिटी में, उनसे आप कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये पर्टिकुलर ब्रोशर है, ये कलर्स वगैरह की स्कीम है, सारा कुछ इसको प्रिंट करना है, इतने पेजेस पे करना है। तो आपको वो क्या देंगे, वो प्रिंटिंग प्रेस वाले आपको कोटेशन दे देंगे कि अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 ब्रोशर्स प्रिंट कराने हैं तो दैट विल बी द कॉस्ट पर ब्रोशर, ठीक है। और इसका मतलब है कि आप 100 की कॉस्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर नंबर जो प्रिंटिंग प्रेस 1 है वहाँ से आपको मे बी 50,000 कॉस्ट पड़ रही है, एक और से आपको पड़ी है 70,000, जो थर्ड वन है उससे आपको पड़ी है 80,000। इसका मतलब क्या है कि, और आपने उनकी क्वालिटी भी देख ली है एक आध सैंपल लेके, तो इसका मतलब ये है कि अब इन तीनों चारों पांचों जितने भी आपके अल्टरनेटिव्स हैं, आपको एडवांस में पता है कि व्हाट विल बी द आउटकम एंड हाउ मच यू नीड टू पे। यानी सर्टेनिटी है ना, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है कि वो एंड टाइम पे क्या कहा, नहीं मैंने 70 कहा था लेकिन ये है कि अब कुछ प्रॉब्लम हो गई इसकी वजह से मैं 75 लूंगा, या मैंने कलर्स ज़रा बेहतर लगा ली, क्वालिटी इंक्रीज की है तो मैं 80,000 लूंगा। यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट एडवांस में होगा उसमें आपको या आपके मैनेजर को पहले से पता है कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ ईच अल्टरनेटिव, तो उसको श्योर है वो डिपेंडिंग अपॉन दोज आउटकम वो अपना डिसीजन ले सकता है, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है सर्टेनिटी की बात? यस मैम। ठीक है, यानी एडवांस में आपको पता है फाइनल आउटकम के बारे में। अच्छा, अब इसी को अगर हम लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसी प्रॉब्लम को हम आगे लेके चलते हैं कि जो भी आप वर्कशॉप अरेंज करवा रहे हैं, ठीक है, अब आपको ये पता है कि उससे मिलती जुलती आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी वर्कशॉप सक्सेसफुल होगी भी या नहीं, या आप ये कह लें कि आपको उस पर्टिकुलर रीजन में उसको ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके सक्सेस रेट को ना प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वो पहली वर्कशॉप नहीं है, उससे सिमिलर टाइप की वर्कशॉप ऑलरेडी पास्ट में अरेंज हो चुकी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन पर्टिकुलर पर्सन या मैनेजर से कॉन्टैक्ट करके ये देख सकते हैं कि अच्छा जो पार्टिसिपेशन रेशियो थी वो क्या थी, ठीक है। यानी मे बी साल पहले, 2 साल पहले या कुछ मंथ्स पहले इवन हुई हो, तो आपके पास कुछ डाटा पास्ट से अवेलेबल है, आप वो डाटा लेकर आप प्रोबेबिलिटीज असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी डाटा मिला है, आपने जो भी कैलकुलेशंस किए और आपने कहा कि अच्छा 70% चांस जो है वो सक्सेस के हैं और 30% चांस जो है वो वर्कशॉप की फेलियर के हैं, इसका मतलब है ये रिस्क एसोसिएटेड है इसके साथ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने उसकी प्रोबेबिलिटीज ले लिए चूंकि आपके पास कोई डाटा अवेलेबल था पास्ट इस हिस्ट्री से। तो ऑल्दो इस केस में अब आप का जो चांस है कि आप कोई बैड डिसीजन लेंगे वो उतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि हमने सर्टेनिटी में देखा था। सर्टेनिटी में तो आपके देखें बैड डिसीजन के चांसेस बहुत कम है ना, क्योंकि आपको आउटकम पहले से पता है, तो चांसेस हैं कि आप एक अच्छा डिसीजन ही लेंगे। लेकिन रिस्क में अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जो हमने कहा 70-30 की रेशियो है सक्सेस और फेलियर की, इसका मतलब है अभी भी 30% चांस है कि आपका जो वर्कशॉप है वो एक फेलियर हो सकती है, यानी बैड डिसीजन का चांस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, लोअर से मॉडरेट की तरफ चला गया, ठीक। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, दैट इज अनसर्टेनिटी। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें बैड द लेवल ऑफ एम्बिगिटी एंड चांसेस ऑफ मेकिंग अ बैड डिसीजन इज इंक्रीजिंग। यानी अब अनसर्टेनिटी में ये जो बहुत ज्यादा चांस है कि आप कोई गलत डिसीजन ले लें। अब वो क्या सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा सा बताएं इसी प्रॉब्लम को आगे लेके चल के, जो हमने भी रिस्क के केस में देखी, कि यही एग्जाम्पल जो हमने वर्कशॉप की ली है वो अनसर्टेनिटी की कंडीशन में कब चली जाएगी, जब क्या होगा।
मैम जब उस तरह की कोई भी वर्कशॉप पहले ना हुई हो, लाइक वो पहली ठीक दफा कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। यानी आपके पास कोई हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल नहीं है। अब आप पहली दफ़ा कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो और आपको नहीं पता कि लोगों का ऑल्दो आप इसके लिए भी फिर आगे टेक्निक्स हैं कि आप फॉर एग्जांपल पहले सर्वे कर लें या लोगों से इनपुट ले लें, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन की एजुकेशन वाइज देख लें कि कितनी क्वालिफिकेशन है। लेकिन ऑल्दो वो एक सेपरेट चीज़ है। अभी फ़िलहाल जो कंडीशंस अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्कशॉप हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबिलिटी, आप देख रहे हैं कि उस किस्म की वर्कशॉप कोई भी पास में अरेंज नहीं हुई। अब आप वो पहले बंदे होंगे जो इस किस्म की वर्कशॉप उस पर्टिकुलर रीजन में ऑर्गेनाइज करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स यू कैन नॉट असाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता। ये एक तरह का बिल्कुल नॉन प्रोग्राम डिसीजन टाइप की चीज़ बन गई है कि आपको कुछ नहीं पता कि क्या होगा, क्या डिसीजन आपने लेना है। आपका डिसीजन बुरा भी हो सकता है बिल्कुल एक ड्रास्टिक स्टेप हो आपका वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना। इसका मतलब है कि अब बैड डिसीजन लेने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। सबसे लोअर चांसेस कब थे? सर्टेनिटी में, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द आउटकम ऑफ ईच अल्टरनेटिव। द चांसेस ऑफ मेकिंग अ बैड डिसीजन are a bit higher or moderate in case of risk condition, but they are highest in the case of uncertainty, because in that case you don't have even a small bit of data available to assign some probabilities and then make calculations to take some decision. ठीक है, ये क्लियर है तीनों कंडीशंस? और कोई एग्जांपल देना चाहे अगर? सर्टेनिटी, रिस्क, अनसर्टेनिटी। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर्टेनिटी क्या होगी? इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन, ठीक है। इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन इन विच अ मैनेजर कैन मेक एक्यूरेट डिसीजन बिकॉज द आउटकम ऑफ एवरी अल्टरनेटिव इज नॉन. We already know our objective and we have make accurate and measurable and reliable information available, because and depending upon those information we are able to take some good decision. ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ली थी इन्वेस्टमेंट की, इसी तरीके से बैंक में भी आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो आपको इंटरेस्ट रेट अगर पता है तो आप अपनी आउटकम देख सकते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच अ डिसीजन मेकर इज एबल to predict or estimate the likelihood of certain outcomes. Likelihood means आप chances देख रहे हैं कि किस outcome के कितने हैं, success के और failure के, ठीक है। Means manager have some historical data from past or personal experiences or secondary information that lets the managers to assign some probabilities to each alternative. ठीक है, जैसे आप अगर कोइन टॉस करते हैं, ठीक है, टॉसिंग अ कोइन, तो उसमें आपको पता है कि 50% चांसेस हैं हेड आने के, 50% चांसेस हैं टेल आने के। अगर आपको कोई डाइस रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका 1 आने का कितना चांस है? 1/6, ठीक है, ऐसे ही है ना। यानी टोटल आपके टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो कोई भी एक आउटकम आने का कितना चांस होगा वो आप प्रोबेबिलिटीज असाइन कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो यानी जब भी आप प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकें किसी काम को तो वो रिस्क के अंदर आएगा। और अनसर्टेनिटी क्या होगी? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच अ डिसीजन मेकर हैज़ नाइदर सर्टेनिटी नॉर सम रीजनेबल प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट अवेलेबल, and because of this we don't have any suitable amount of information available to take some good decision, ठीक, and we cannot determine the probabilities from the past data. और कोई अनसर्टेनिटी की एग्जांपल बता दें? सर्टेनिटी तो क्लियर है, रिस्क में आपको पता चल गया कि हम प्रोबेबिलिटीज असाइन कर सकते हैं। और अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है? मैम अगर कोई न्यू बिजनेस आइडिया है उसके अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, वेरी गुड। कोई आप नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी ना मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक, या और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजिकली चेंज आ रहा है, ठीक है, आप उस चेंज को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वो भी हो सकता है। एकदम से आपके कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई है, अब उस कस्टमर की डिमांड की चेंज को कैसे अपने प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करना है, वो भी एक नया समझे प्रोजेक्ट है आपके लिए। कोई इकोनॉमिक शिफ्ट है, ठीक है, या कॉम्पिटिटर्स कोई नए आ गए हैं, तब आपने क्या करना है। तो ये सारी की सारी अनयूजुअल जो कंडीशंस होती है ना, दैट विल कवर अंडर द अनसर्टेनिटी कंडीशन, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कुछ फर्दर क्या है। ये इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है जो हम अभी देख चुके हैं, ठीक। अच्छा, अब हम इसमें से कुछ पूछना है तो बताइए, वरना हम अपना लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैम अनसर्टेनिटी का तो एक ये भी एग्जांपल हो सकती है ना, जैसे अभी टेस्लास का, बल्कि ये स्पेस एक्स का जो मार्स ऑपरेशन है कि उन्होंने मार्स पे जाना है, सो दैट्स नॉट नेवर डन बिल्कुल बिफोर। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है,
जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम हो रही है ना या अनयूजुअल हो रही है, ठीक है, रूटीन में नहीं होती, तो वो बिल्कुल आप अनसर्टेनिटी में लेकर जा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा भी आपके पास है ना, जैसे हमने भी एग्जांपल ली वर्कशॉप की कि कुछ डाटा अवेलेबल है, आप और प्रोबेबिलिटीज आप असाइन कर सकते हैं, तो वो फिर अब ये ना अगेन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि जितने जितने आपको डाटा मिलता जाएगा ना, वो चीज़ फिर अनसर्टेनिटी से रिस्क की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, कि डाटा जितना कम होता जाएगा, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिसीजन है या जो भी प्रॉब्लम है, वो रिस्क वाली कैटेगरी से निकल के अनसर्टेनिटी में चलती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम डिसीजन मेकिंग को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक, और इसमें अब हम थोड़ा सा ना कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम से डील करेंगे। ये वही चीज़ें अभी जो हम देख चुके हैं। डिसीजन मेकिंग इज एक्चुअली व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन थ्योरी क्या होता है? डिसीजन थ्योरी इज एन एनालिटिकल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग. A good decision is one that is based on logic and it considers all the available data and the possible alternatives and the quantitative approach described here. ठीक, अब एक अच्छा डिसीजन क्या होता है कि जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था कि अगर आपके पास टाइम, इंफॉर्मेशन, डाटा सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, तो जो भी आप लॉजिकल वे में स्टेप बाय स्टेप सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन से लेके उसकी प्रोसेसिंग करके बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं, वो जनरली एक गुड डिसीजन में काउंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ना और इश्यूज को भी हमें देखना होता है, जैसे अभी हमने कंडीशंस की बात की, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? एक्सपैंड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। यानी एक कंपनी है, उसकी हम एग्जांपल देख रहे हैं कि वो कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि अच्छा हमने अब एक्सपैंड करना है, उनके मैनेजर ने ये डिसाइड करना है, तो हम किस तरह से एक्सपैंड करें, आइदर टू कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट और टू कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल प्लांट और डू नथिंग। डू नथिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे हैं वैसे ही रहें, बिल्कुल, यानी कुछ अभी फिलहाल एक्सपेंशन ना करें, ठीक है। तो अभी ये अभी हमने ना 3 अल्टरनेटिव्स देखे हैं, हम जिस एग्जांपल को ले रहे हैं। अब एक चीज़ तो हमने देख ली, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की कंडीशंस देखी हैं और स्टेप्स भी देखे हैं, इसके अलावा किस किस टाइप के डिसीजन लिए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन इसके अलावा जो एक और चीज़ होती है वो ये कि जो भी आपके मैनेजर्स हैं या डिसीजन मेकर हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटी किस किस्म की है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अब कुछ मैनेजर्स जो होते हैं, या इवन आप अपने ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी वो पॉजिटिव सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि नहीं सब बहुत अच्छा होगा, हम डिसीजन जो लेंगे हमारा बिजनेस डेफिनेटली बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है। पेसिमिस्टिक क्या होती है, वो क्या होगी, इसके बिल्कुल रिवर्स, यानी वो नेगेटिव ही सोचते हैं कि नहीं हमें नुकसान ही होना है, ठीक है। बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे जाके सोचते हैं कि अगर नुकसान होगा भी तो कितना को नुकसान हो जाएगा, मैक्सिमम नुकसान कितना हमें हो सकता है। उनकी थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग होती है, आप ये समझ लें। कुछ जो होते हैं वो इस तरह सोचते हैं कि अच्छा हम जो भी डिसीजन लेंगे, हम कंफ्यूज हैं, हमें नहीं पता, 50% फेलियर भी हो सकता है तो सक्सेस भी हो सकता है, तो चलो हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना कुछ 4-5 डिफरेंट टाइप के ना हम डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैनेजर हम डिवीजन करते हैं और फिर देखते हैं कि अच्छा अगर आपका मैनेजर इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की रेंज में लाया करता है तो वो इस तरह से डिसीजन लेगा एंड ऑल दैट। अगर सेकेंड टाइप का मैनेजर है तो वो इस टाइप का डिसीजन लेगा। तो हो सकता है कि अगर डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ मैनेजर वो कोई और अपना जो है वो डायरेक्शन को अडॉप्ट करे, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे देखी जाती है वो हम यहाँ पे आज देखते हैं कि डिसीजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली कैसे मैनेजर की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है वो कौन सा डिसीजन को अडॉप्ट करेगा, ठीक। अब ये 3 जो भी हमने एग्जांपल लिया ना कि अच्छा अब ये मैनेजर ने ये डिसाइड करना है या हायर अथॉरिटीज़ ने कि वो अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करें, ठीक है, और या ना करें। डू नथिंग का मतलब है कि वो नहीं एक्सपैंड करेंगे, और अगर एक्सपैंड कर रहे हैं तो उन्होंने लार्ज प्लांट कंस्ट्रक्ट करना है या फिर स्मॉल प्लांट कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक नई चीज़ नज़र आ रही होगी, ये जो आपको फर्स्ट कॉलम में नज़र आ रही है तो अल्टरनेटिव होगा, ये बात तो समझ आती है। जो ये ऊपर 2 और कॉलम है जो कि रिप्रेजेंट करें स्टेट ऑफ नेचर, इससे आपको क्या समझ आ रहा है, ये क्या चीज़ है? कुछ आइडिया हो रहा है? इसके नीचे कुछ लिखा हुआ भी है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, ठीक है, हाँ। किस तरह का एनवायरनमेंट, मतलब क्या डिसीजन मेकर क्या कर सकता है इसके ऊपर? कर लेंगे कि हमें कितना लॉस या प्रॉफिट होगा। तो ये फेवरेबल और अनफेवरेबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जिस मार्केट में आप दे रहे हैं प्रोडक्ट में, हमें वो है कि कितनी फेवर में जाएगी या जो प्रोडक्ट लेगी, ये वो है। हाँ, कुछ है अपॉर्चुनिटीज एंड एक्चुअली। थ्रेट्स में।
मैम कि हाँ, ये अगर भी कह ज्यादा सकते हैं। फेवरेबल मार्केट हो जाए तो इतना प्रॉफिट मैक्सिमम इतना प्रॉफिट हो सकता है, मगर लॉस जो है ना वो भी मैक्सिमम इतना, मतलब हो सकता है, लॉस जो की भी है इंफॉर्मेशन लार्ज। है। यस मैम। ठीक है, तो एक्चुअली इन डिसीजन थ्योरी दोज आउटकम ओवर विच द डिसीजन मेकर हैज लिटिल और नो कंट्रोल, दीज आर कॉल्ड द स्टेट ऑफ नेचर। यानी जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, ये वो कंडीशन है जिसके ऊपर मैनेजर का या आपकी कंपनी का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी वो कंट्रोल नहीं कर रही इनको, यानी ये चीज़ें कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या मैनेजर के कंट्रोल से बाहर हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन हम बात कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि यानी मार्केट की क्या कंडीशन है उस वक्त, कस्टमर की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उस चीज़ को ना रिप्रेजेंट करने के लिए ये कहा गया है कि अच्छा अगर फेवरेबल मार्केट है ना, इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी और आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, अनफेवरेबल मार्केट का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं है, कस्टमर नहीं लेना चाहते आपके प्रोडक्ट, तो आपको लॉस, या तो आप कह लें कि कुछ कम फायदा होगा या लॉस होगा या बहुत ज़्यादा लॉस होगा, वो कुछ भी हो सकती है कंडीशन। तो ये सिर्फ ना स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है दो कंडीशंस बताई गई हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस बताई गई हैं जो कि मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये वाला डाटा फिर कहाँ से आता होगा आपके ख्याल में, ये कौन बताता होगा कि मार्केट फेवरेबल है या नहीं है? मैम ये तो फिर प्रीवियस पे ही आप देख सकते हो, उस तरह की रिलेटेड कोई प्रोडक्ट की है पहले मार्केट में, कहाँ पे यूज हो रही है और उसको रिप्लेस करेगी या नहीं। ठीक है, यहाँ से भी। और दूसरा है ना, जो आप जैसे कंसल्टेंट बहुत सी कंपनीज हायर करती हैं, ठीक है, कंसल्टेंट जो होते हैं यानी एक्सपर्ट होते हैं वो मार्केट के, वो पूरा का पूरा अच्छी खासी अमाउंट पे करके कंपनीज हायर करती हैं, वो पूरी मार्केट को स्टडी करते हैं, कस्टमर को से फीडबैक लेते हैं और फिर वो कुछ पुराने डाटा से भी लेते हैं इंफॉर्मेशन, और फिर पूरा का पूरा एनालिसिस करके मार्केट का फिर आपको बताते हैं कंपनी को कि अच्छा इतने % चांसेस हैं फेलियर सक्सेस के, या यूं कह लें कि इतने % मे बी 70% चांस है कि फेवरेबल होगी मार्केट और 30% चांस है कि मार्केट अनफेवरेबल होगी। तो इसका मतलब है कि कंपनी के लिए क्या चीज़ है, उसके लिए क्या अच्छी बात है कि मार्केट का फेवरेबल होना, इट मीन्स वो प्रॉफिट की तरफ उसको लेके जाएगी। अनफेवरेबल जब भी मार्केट होगी इसका मतलब है वो लॉस की तरफ लेकर जाएगी। तो इसलिए स्टेट ऑफ नेचर जनरली उस कंडीशन को कहा जाता है जो कि मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कुछ प्रेडिक्शंस बना सकते हैं, एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, वहां से आप फिर आइडिया ले सकते हैं अच्छा कितने चांसेस हैं फेवरेबल के और कितने चांसेस हैं अनफेवरेबल के। तो अभी हमने सिंपल एक एग्जांपल लिया जिसमें हम सपोज कर रहे हैं कि अच्छा अगर आप लार्ज प्लांट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो फेवरेबल मार्केट है जो भी है, अब उसमें हमने इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है, हमने सिर्फ ये एज्यूम किया है कि ये डाटा कहीं से भी एक्सपर्ट ने दे दिया है कि अच्छा अगर आपकी मार्केट फेवरेबल है तो आपको 200,000 का जो है डॉलर का वो प्रॉफिट होगा। ठीक, लेकिन अगर अनफेवरेबल मार्केट है और आप लार्ज प्लांट कंस्ट्रक्ट करते हैं देन यू हैव अ लॉस ऑफ दिस मच 180,000 डॉलर्स। ठीक, सेकंड जो अल्टरनेटिव है वो क्या है, इस वक्त 3 अल्टरनेटिव्स हम देख रहे हैं, ये 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल प्लांट, इस केस में आपकी मार्केट अगर फेवरेबल हुई तो आपको $100,000 का एडवांटेज होगा, अगर अनफेवरेबल हुई तो -$20,000 का लॉस होगा। और डू नथिंग मीन्स आप जब एक्सपैंड नहीं कर रहे तो चाहे मार्केट फेवरेबल है चाहे अनफेवरेबल है, जीरो प्रॉफिट। ठीक है, ये वाली यहां तक समझ आई प्रॉब्लम की कि हम किस प्रॉब्लम को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट, ये वही चीज़ें जो भी हमने पीछे देखी थी ना स्लाइड में, रिस्क वगैरह। टाइप 1 के डिसीजन क्या होंगे, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, डिसीजन मेकर नोज विद सर्टेनिटी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एवरी अल्टरनेटिव और डिसीजन चॉइस। टाइप 2 decision making under uncertainty means the decision maker does not know the probabilities of various outcomes. And type 3 decision making under risk, the decision maker knows some probabilities of different outcomes. ठीक है, तो अब जो हम ये वाली एग्जांपल हमने ली है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये टाइप 2 देख रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास ना सर्टेनिटी की कंडीशन है ना रिस्क की कंडीशन है, आप ये ना फिलहाल अनसर्टेनिटी में जा रहे हैं, फिर आप देखिएगा कि कैसे हम अनसर्टेनिटी से रिस्क की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, ये क्योंकि डिफरेंस के पार्ट्स है ना, तो आपको आइडिया होगा कि हम कैसे मूव, जैसे जैसे हमें प्रोबेबिलिटी पता चलती जाएगी तो हम अनसर्टेनिटी की कंडीशन से निकलते जाएंगे। अच्छा, अब जब अनसर्टेनिटी की कंडीशन में डिसीजन मेकिंग आपको करनी होती है तो उसके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं या कंडीशंस कह लें या डिफरेंट टेक्निक्स कह लें कि आप मैनेजर एज अ मैनेजर कौन सी वाली चीज़ को अडॉप्ट करते हैं या आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। देयर आर सेवरल क्राइटेरिया फॉर मेकिंग डिसीजंस अंडर अनसर्टेनिटी। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैक्सीमैक्स, ठीक है, जो एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ठीक, सेकेंड वन इज मैक्सीमिन, दैट इज द पेसिमिस्टिक अप्रोच। The third one is equally likely,
it is also called Laplace approach. The fourth one is Hurwick's criteria, जिसे हम क्राइटेरिया ऑफ रियलिज्म भी कहते हैं, एंड द फिफ्थ वन इज मिनीमैक्स रिग्रेट। तो अभी जो हमने एग्जांपल ली है ना, हम इसी एग्जांपल को इन पांचों तरह की पे अप्लाई करके देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप एज अ मैनेजर हैं और आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो मैक्सीमैक्स को अप्लाई करते हुए आपका डिसीजन क्या होता है इन तीनों में से, आप किस अल्टरनेटिव को चूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ये पांचों में आपको हो सकता है डिफरेंट टाइप के डिसीजन मिल रहे हो, यानी हर एक में ऐसा नहीं है कि सेम अल्टरनेटिव आप चूज करें। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, दैट इज मैक्सीमैक्स विच इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक। अब इसका ये मतलब है कि मैक्सीमैक्स या ऑप्टिमिस्टिक, फिलहाल आप सोचें ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है कि आप ये अज्यूम करें एज अ मैनेजर कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा मार्केट जो है वो बहुत फेवरेबल होगी, ये हम कह सकते हैं ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मार्केट फेवरेबल ही होगी और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इसको अपनी इस प्रॉब्लम पे अप्लाई करें तो आपने क्या करना है, मैक्सीमैक्स। अब आप इसको थोड़ा सा ना लिंक करें। मैक्सीमैक्स का मतलब है एक तो ये कि हर अल्टरनेटिव का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये हमने इसके लिए ये एक्स्ट्रा कॉलम बना लिया, इससे जरा समझने में आसानी होगी, ठीक। It is used to find the alternative that maximizes the maximum payoff. Payoff में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप पे ऑफ को ना प्रॉफिट ही समझ सकते हैं, ठीक है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो मैक्सिमम पे ऑफ हो, तो जिसमें आपको मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा होगा इट मीन्स वो आपके लिए बेस्ट है। Locate the maximum payoff for each alternative, then select the alternative with the maximum number. अभी तक पीछे आप देखें, ये हमारे पास ये दो कॉलम्स थे सिर्फ ना, एक तो अल्टरनेटिव का, ठीक, और उसके बाद हमने ये दो कॉलम देख रहे थे, फेवरेबल मार्केट, अनफेवरेबल मार्केट। अब आपने एडिशनल थर्ड कॉलम बनाया जिसमें आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक। लाइक फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट, इसकी दो ऑप्शन है ना, फेवरेबल में 200,000 और अनफेवरेबल में -180,000। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 200,000, यानी आप ये कह रहे हैं कि मार्केट फेवरेबल ही होगी, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या लिखा हुआ है ये लास्ट कॉलम में, मैक्सिमम इन अ रो, तो उस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो आपने यहाँ पे लिख दी। इसी तरह सेकेंड अल्टरनेटिव पे आप आए कि अगर आप स्मॉल प्लांट कंस्ट्रक्ट करते हैं और फेवरेबल मार्केट होती है तो आपको $100,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर अनफेवरेबल होगी तो आपको -$20,000 का लॉस होगा। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 100,000, वो आपने इस लास्ट वाले कॉलम में लिख दी। अब जो थर्ड ऑप्शन या अल्टरनेटिव है दैट इज डू नथिंग, तो चाहे मार्केट फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, तो आपने जीरो सेलेक्ट कर लिया। अब यानी आपने क्या किया, हर अल्टरनेटिव की मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर ली, ठीक। अब इन मैक्सिमम में से ये इन तीनों को यानी लास्ट वाले कॉलम को आपने देखना है और देखना है कि उनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, बिकॉज आपने क्या करना है, द मैनेजर इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ही थिंक्स दैट अ मार्केट विल बी फेवरेबल एंड ही विल गेट मैक्सिमम पे ऑफ, यानी वो बहुत पॉजिटिव है, तो वो यही उसी अल्टरनेटिव को चूज करेगा ना जहां से उसे मैक्सिमम एडवांटेज मिल रहा है या मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है। तो आप देखें कि इस पूरे लास्ट वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, $200,000, इट मींस दैट शुड बी द चॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैनेजर, दिस विल बी कॉल्ड मैक्सीमैक्स और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। ठीक है मैम। अच्छा जी मैम, ये जो अनफेवरेबल मार्केट है इसकी वैल्यूज के साथ ये नेगेटिव साइन किस पर्पस के लिए? ये लॉस शो कर रहा है, ठीक है, यानी नुकसान होगा, फायदा नहीं हो रहा आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर आए जिसमें नेगेटिव साइन ना हो, लेकिन फॉर एग्जांपल कम वैल्यू लिखी हुई हो, ठीक है, तो यानी अनफेवरेबल मार्केट थी लेकिन चले आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये नेगेटिव साइन का मतलब है ये लॉस को शो कर, आपको नुकसान हुआ है कंपनी को अगर वो लार्ज प्लांट कंस्ट्रक्ट करती है या स्मॉल प्लांट कंस्ट्रक्ट करती है, चूंकि मार्केट अनफेवरेबल थी, ठीक है। तो इसे हम मैक्सीमैक्स कहते हैं। जो सेकेंड वन है वो हमारे पास क्या है, उसमें आपका इट मीन्स योर मैनेजर इज वेरी पेसिमिस्टिक, यानी बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक। इसे कहते हैं मैक्सिमिन, यानी वो ये कह रहा है कि मुझे नुकसान ही होना है, चाहे मैं कोई भी जो है वो कंस्ट्रक्ट करूं, प्लांट लार्ज करूं, स्मॉल करूं या कुछ ना भी करूं, बस या यानी वो कह लें उसकी बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, तो वो ये एज्यूम कर रहा है कि अच्छा मार्केट जो है ना वो उसने अनफेवरेबल ही रहना है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप अगेन क्या करेंगे, यू विल ऐड वन कॉलम, ठीक है। जैसे अभी इस केस में मैक्सीमैक्स में हमने क्या किया था, वी हैव सेलेक्टेड फर्स्ट मैक्सिमम इन अ रो, यानी हर पर्टिकुलर अल्टरनेटिव की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो हमने लिखी और उसमें से फिर उस कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू को चूज किया। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि ये बहुत ही नेगेटिव किस्म का मैनेजर है, ठीक,
तो इसका मतलब है उसको वो ये सोच रहा है कि क्या होगा, यानी मार्केट अनफेवरेबल रहेगी, मुझे नुकसान ही होना है। इट इज़ यूज टू फाइंड द अल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइजेज द मिनिमम पे ऑफ, यानी मिनिमम पे ऑफ को फिर वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। लोकेट द मिनिमम पे ऑफ फॉर ईच अल्टरनेटिव, यानी हर अल्टरनेटिव की अब आपने स्मॉलर या मिनिमम वैल्यू को चूज करना है। देन सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विद द मैक्सिमम नंबर। अब ज़ाहिर है वो ये कहेगा कि अच्छा अगर मुझे नुकसान होना ही है तो मैं क्या करूँ, मुझे कम से कम नुकसान हो ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नुकसान को तो आप मैक्सिमम नहीं करेंगे ना, ठीक है। अच्छा अब इसलिए आप लास्ट कॉलम में देखिए हमने क्या किया है, जो फर्स्ट अल्टरनेटिव था उसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी, फेवरेबल मार्केट के केस में 200,000, अनफेवरेबल के केस में -180,000, तो हमने लिख लिया -180,000 यानी ये लॉस होगा हम बहुत ही नेगेटिविटी के केस में। सेकेंड अल्टरनेटिव जो है वो है कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल प्लांट, उसमें जो ऑप्शन है वो क्या है, $100,000 का प्रॉफिट -$20,000 का लॉस। तो चूंकि नेगेटिविटी है हम ये सोच रहे हैं कि हमें नुकसान ही होना है, मार्केट में अनफेवरेबल ही रहना है, तो हमने लोअर वैल्यू चूज की यानी कि -20,000, ठीक। थर्ड ऑप्शन डू नथिंग, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हमने जीरो को एज इट इज लिख दिया। अब मैनेजर ये देख रहा है कि अच्छा हर अल्टरनेटिव के केस में मुझे इतना नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो कम से कम नुकसान मुझे कब होगा, इसलिए इसको हम मैक्सिमिन कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमिन यानी जो बाद में लिखी हुई है ना वर्ड, वो ये बता रहा होता है कि हर अल्टरनेटिव में से आपने कौन सी चीज चूज करनी है, मैक्सिमम या मिनिमम। और जो स्टार्ट करके वर्ड्स हैं मैक्स जैसे इस केस में, तो यानी वो जो आपने लास्ट कॉलम बनाया उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को चूज करें, मिनिमम को क्यों नहीं हम चूज कर रहे। मैम वो तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एज अ मैनेजर आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो, आप तो ये चाहेंगे ना कि अच्छा अगर मुझे नुकसान होना भी है तो मैं कम से कम नुकसान लूँ ना। यानी अब आप यानी कम से कम नुकसान का मतलब है अब आप देखें कि आप -180,000 का लॉस लेना चाहेंगे या -20,000 का या जीरो, तो इसमें से कम वैल्यू क्या बनेगी, सॉरी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू या कम से कम लॉस क्या बनेगा, जीरो। यानी आप कह रहे हैं कि अच्छा मुझे कुछ लॉस ना हो, ऑल्दो मैं बहुत नेगेटिव हूँ, मुझे पता है कि मार्केट ने अनफेवरेबली रहना है, लेकिन मैं अपने नुकसान को तो कम से कम करूँ ना, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने क्या करना है, पहले आपने हर अल्टरनेटिव की मिनिमम वैल्यू देखी और फिर उसमें से मैक्सिमम को सेलेक्ट किया। क्लियर हुआ ये चीज, क्योंकि हम लॉस की बात करें ना, लॉस तो हम ज़ाहिर कम ही करना चाहेंगे ना, कोई भी मैनेजर ये तो नहीं कहेगा कि मुझे मैक्सिमम किस्म का लॉस चाहिए, ठीक। अच्छा अब ये दोनों तो हो गए बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी अप्रोचेस, यानी ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट 2 अप्रोचेस आती हैं उसमें आती हैं एक तो क्राइटेरिया ऑफ रियलिज्म और एक इक्वल लाइकली, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये किस किस्म की है। अच्छा इक्वल लाइकली, अब इक्वल लाइकली के केस में क्या होता है, यूँ समझ लें कि 50-50 की जो है ना वो कंडीशन है, ठीक। यानी कि आप जो मैनेजर है वो ना तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है ना वो बहुत पेसिमिस्टिक है, वो एक न्यूट्रल किस्म का बंदा है जो ये देख रहा है कि अच्छा मार्केट फेवरेबल हो भी सकती है और नॉट फेवरेबल भी, अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो यानी मैं 50-50 चांस रखते हुए देखता हूँ कि अच्छा मुझे किससे मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है, ठीक। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ आइडिया हो रहा है कि क्या हुआ है। यस मैम, दोनों वैल्यूज की एवरेज ली है क्या? ठीक है, ये जो फेवरेबल और अनफेवरेबल की है बिल्कुल, दोनों। क्योंकि आप दोनों चीजों को देख रहे हैं ना, इसका फिर हम क्या करेंगे, इट मींस कंसीडर्स ऑल द पे ऑफ्स फॉर ईच अल्टरनेटिव, सारे आपने अल्टरनेटिव लिखे, फाइंड द एवरेज पे ऑफ फॉर ईच अल्टरनेटिव, ठीक। यानी उनकी एवरेज ली आपने कि अगर फेवरेबल मार्केट है तब क्या होगा, अनफेवरेबल के केस में क्या होगा, उसकी यानी उस पर्टिकुलर रो या उस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव की एवरेज ली, ठीक, वो आपके पास रिजल्ट आया। देन सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट एवरेज। अब आपने लास्ट वाला कॉलम क्या किया, मिनिमम या मैक्सिमम नहीं करना, बल्कि चूंकि आप ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के दरमियान में कहीं लाई कर रहे हैं तो आपने एवरेज आउट कर लिया और फिर आपने देखा कि इस लास्ट कॉलम में एवरेज वैल्यू किसकी ज्यादा बन रही है, ठीक है। जो आपकी लार्ज प्लांट है उससे आपको $10,000 मिलेंगे, कल प्रॉफिट होगा, स्मॉल प्लांट से $40,000 का प्रॉफिट होगा और जीरो में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट किया इस केस में 40,000, ठीक। यानी अगर आप इस किस्म के है ना जो इक्वल प्रोबेबिलिटीज देख रहा है दोनों चीजों की, तो उसकी अगर इस टाइप के मैनेजर हैं, आपकी पर्सनैलिटी इस किस्म की है, तो देन यू विल चूज द सेकंड अल्टरनेटिव एज योर डिसीजन एंड यू विल कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल प्लांट। क्लियर है ये भी आसान सी चीज है। अब इसी जो थर्ड वाला इक्वल लाइकली, इसी को थोड़ा सा आगे लेके चले हम, तो वो बनता है फिर आपका एक क्राइटेरिया ऑफ रियलिज्म,
ठीक है, जिसे हर्विक्स क्राइटेरिया भी कहते हैं। अब पिछले वाले केस में तो हमने सिंपल एवरेज आउट किया था ना, यानी 50% जो है वो आपका था फेवरेबल का चांस, आपने ये एज्यूम किया था, और 50% आपने एज्यूम किया था कि अनफेवरेबल की मार्केट। अब ये जो वेटेड एवरेज है ये आपको क्या बता रही है? स्लाइड को पढ़ के मुझे बताएं क्या समझ आता है इसमें। मैम इसमें हम फैक्टर इन्वॉल्व करेंगे कि कितनी दफा मार्केट फेवरेबल में रहेगी और कितनी दफा अनफेवरेबल में रहेगी। कितनी दफा नहीं, कितना चांस मैम उसी की प्रोबेबिलिटी मतलब इन्वॉल्व करेंगे। हाँ, यानी अब आप ना थोड़ा सा वेट असाइन कर रहे हैं। पिछले में तो हमने 50-50% कहा था ना, ठीक है। अब आप ये क्या कह रहे हैं इसमें, वेटेड एवरेज इट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, बट इट इज नॉट 50% रेशो, इक्वल वेटेज नहीं आप दे रहे दोनों को। यू हैव टू सिलेक्ट अ कोएफिशिएंट ऑफ रियलिज्म दैट इज कॉल्ड अल्फा, ठीक है। द कोएफिशिएंट इज बिटवीन 0 and 1, जैसे प्रोबेबिलिटी होती है ना, मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1। एक मिनट प्लीज, आप इसको G, you have to choose some coefficient of realism that is called alpha. The coefficient will be lie somewhere between 0 and 1. 1 वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी? अ वैल्यू ऑफ 1 इज 100% ऑप्टिमिज्म, यानी फिर इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी पेसिमिस्टिक नहीं है, ये ऑप्टिमिज्म वाले क्राइटेरिया में चला जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या होगा, अगर आप इसको 0 एज्यूम करेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल आप पेसिमिस्टिक हो गए हैं, ठीक। कंप्यूट द वेटेड एवरेज फॉर ईच अल्टरनेटिव, देन सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट वैल्यू। यानी इसमें जो सबसे पहला काम है ना वो ये कि आपने अल्फा चूज करना है। अगेन वो टोटली आपके मैनेजर की मर्जी है, हो सकता है मैनेजर ये करे कि थोड़ी बहुत मार्केट रिसर्च करवा ले, और मार्केट रिसर्च या एक्सपर्ट से जो उसको जो भी ओपिनियन मिलती है ना, वो उनकी बेसिस पे कहे कि अच्छा अब अल्फा की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 0.5, 0.6, 0.8, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दोज रिजल्ट्स, ठीक। तो वेटेड एवरेज का एक्चुअली क्या फिर फॉर्मूला बनेगा? अल्फा, ठीक है, मैक्सिमम इन अ रो प्लस 1 माइनस अल्फा मिनिमम इन अ रो, यानी आपने इनको कंबाइन कर दिया। यानी अल्फा फॉर एग्जांपल अगर 0.8 है, ठीक है, इसको बिल्कुल आप प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक करें तो आपको समझ आ जाएगी। तो 1 माइनस अल्फा क्या होगा? 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2, ऐसे ही होगा ना। जैसे प्रोबेबिलिटी में अगर आप किसी चीज की इवेंट के अगर होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन सबको बोथ द सम शुड बी इक्वल टू 1, ऐसे ही होगा ना। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर 50% है, फेलियर की भी 50% होगी, यानी 0.5 प्लस 0.5 विल इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से अल्फा भी बिल्कुल उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने देखना है कि आपके सक्सेस के कितने चांसेस हैं, माइनस दैट विल गिव यू द चांसेस ऑफ फेलियर। और ये वेटेड एवरेज की वैल्यू यानी कि अल्फा बता रहा है कि आप कितना वेट दे रहे हैं, आप सक्सेस को ज्यादा वेट दे रहे हैं या फेलियर को ज्यादा वेट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने जो एज्यूम किया इस एग्जाम्पल में वो एज्यूम किया कि अल्फा इज इक्वल टू 0.8, ठीक। इट मीन्स इसको पहले खुद देखें, आपको उम्मीद है समझ आ जाएगा। सिंपल प्रोबेबिलिटीज को यानी उसके वेट को मल्टीप्लाई किया है उसके पर्टिकुलर रिजल्ट से, जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। मैम आगे समझ, ठीक है। अल्फा हमने चूज किया। अगर आप देखें अल्फा चेंज करते जाएंगे ना, अब आप देखें थोड़ा थोड़ा ना इसको लिंक करें। अभी हम अनसर्टेनिटी की कंडीशन में थे, लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटीज असाइन करते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ना आप रिस्क वाली विंडो में आते जा रहे हैं, ठीक। तो पहले वाले केस में जो लार्ज प्लान था 0.8 मल्टीप्लाई बाय ये इट्स फेवरेबल मार्केट की जो वैल्यू 200,000 प्रॉफिट प्लस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.8 इनटू जो इससे लॉस मिल रहा है, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली स्मॉल प्लांट के लिए भी निकाली, डू नथिंग में तो आपको पता है 0 रहेगी। अब इसका मतलब है इस केस में हमने एक लास्ट में कॉलम ऐड किया दैट इज कॉल्ड क्राइटेरिया ऑफ रियलिज्म, जिसमें हमने अल्फा को कंसिडर किया और इस फिर फॉर्मूले से इस इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली। तो इस केस में आप देखें आपके जो अल्टरनेटिव चूज होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर लार्ज प्लांट। पिछले वाले केस में डिफरेंट हो रहा था, तो इससे आपको आइडिया हो रहा है कि हर दफा हमें जरूरी नहीं है कि सेम अल्टरनेटिव चूज हो रहा हो। डिपेंडिंग अपॉन योर कि आप क्या टेक्निक क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है, आप रिस्क टेकर हैं या नहीं, बहुत ही नेगेटिव एक्टिविटी है आपके अंदर, आप तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा एक ही कोई परफेक्ट किस्म का डिसीजन होगा और हर सूरत में वही डिसीजन लेगा मैनेजर। वो बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिनको आपका मैनेजर देखता है, या आप कहते हैं कह रहे हैं कि मार्केट या एक्सपर्ट वगैरह के ओपिनियन के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में और इस केस में हम फर्स्ट वाला अल्टरनेटिव को चूज करेंगे। अच्छा नेक्स्ट ये लास्ट वाला है, ये बता दूं अभी या
मैम एक मिनट, जो अल्फा की जो ये वैल्यू है 0.8, हम्म मैम ये तो हम लोग ने खुद चूज की है ना? बिल्कुल हाँ, खुद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैनेजर जो है ना वो इतना एक्सपर्ट है कि वो उसने खुद मार्केट सर्वे की, खुद कस्टमर से फीडबैक लिया, ठीक है, ये सारे काम खुद किए, या अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अरेंज किया अपने टीम का, उन्हें कुछ टास्क असाइन किया, वो खुद भी कर सकता है। लेकिन जो अच्छी कंपनीज होती है ना वो प्रॉपर कंसल्टेंट हायर करती हैं, ठीक है, जो कि जिन्हें मार्केट को स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं डाटा कलेक्ट करके ना कि कितना चांसेस है। तो यानी इस केस में ना वो 80% श्योर है कि मार्केट फेवरेबल होगी, उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो डिपेंड करता है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी इतनी स्टैब्लिश नहीं है तो हो सकता है वो मार्केट सर्वे ना करवाएं, खुद ही ऑनलाइन कुछ सर्वे कर लें, कस्टमर से फीडबैक ले लें और फिर खुद ये एज्यूम करें कि अच्छा अल्फा मैं 0.8 ले रहा हूँ, मेरा ये ख्याल है कि 80% चांसेस होंगे मार्केट फेवरेबल होने के। लेकिन बेहतर होता है कि आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूर लें। ठीक है, ठीक है मैम। ओके ठीक मैम। है, अगला बताऊं, एक लास्ट रह गया या रहने दूं? चले ऐसा करें, अब इसको रहने देते हैं। मुझसे आप क्योंकि सेक्शन ए नहीं कल पूछ सके थे, तो उन्होंने अगर मुझसे पूछना है कुछ प्रोजेक्ट के बारे में तो वो पूछ लें। ये लास्ट वाला एक है पार्ट रह गया, ये हम कल देख लेंगे। अभी आपकी क्लास में टाइम है ना सेक्शन ए के, अगर कोई इश्यूज हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो बता दें। हम फिर जाए मैम जी जी, आप 1 मिनट में अटेंडेंस ले लूँ। मैम ये प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल था ये आपको मेल करना था? नहीं, मैं आपसे लिंक शेयर करूंगी, मैंने बताया था ना, क्योंकि कल तो मुझे नहीं लग रहा था कि किसी ने भी कुछ किया हुआ है, इसलिए मैंने नहीं किया। मैं एक आध दिन में लिंक मैंने बनाई हुई एक शीट एक्सेल की, उसका लिंक आपसे शेयर कर लूंगी मैं। चलो ठीक है। मैं 1 मिनट, अभी मैं जरा अटेंडेंस ले लूँ प्लीज। और मैम अब डेट क्या कर दी आपने, फ्राइडे? फ्राइडे तक जी। ओके थैंक यू। चलें गुड, आज तो सारे अटेंड ही बने हुए हैं, अच्छा हो गया। लेकिन वैसे बहुत अफसोस की बात है, मैंने पिछले 2 सेमेस्टर पढ़ाया है बैच 18 को, एक दिन भी इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ। 80 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती रही हूँ, वो टेक्निकल कोर्स पढ़ाती रही हूँ, तो मतलब आप लोग तो उनसे सीनियर है ना, इस तरह के काम तो नहीं करने चाहिए। आगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाके यही काम करने हैं। यस मैम, ऐसे ही किक करते रहेंगे कंपनी से हाँ अपने बस यही काम दोस्तों करते को। रहेंगे तो क्या होगा। चलिए ठीक है, मैंने अटेंडेंस ले लिए, जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं। सेक्शन ए भी आप लोगों के पास मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास अगर है तो उसमें भी 10 मिनट्स तो होंगे, तो आप पूछ लें। आयमा अगर आपको कुछ पूछना था शायद, या पूछ लिया था आपने कल। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। मैम अल्लाह हाफिज़। मैं पूछना था कि अगर फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं पेंडेमिक जैसे चल रहा है तो इसकी मैनेजमेंट पे कि हॉस्पिटल्स कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सारी चीज़ें वगैरह, तो वो तो हम यानी कि स्पेसिफिक हमें फिर ऐसी कॉन्फ्रेंस देखनी पड़ेगी ना जो इस चीज़ से रिलेटेड हो, नहीं बिजनेस नहीं, रिलेटेड। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसी कॉन्फ्रेंस थोड़ी कोई ज़रूरी है कि हो रही हो। जो भी मैनेजमेंट की है, मैंने आपको बताया था ना, जो भी इंटरडिसिप्लिनरी या जहाँ भी मैनेजमेंट आ रही है ना, सिंपल मैनेजमेंट, मोस्टली मैनेजमेंट ही लिखा होता है, बहुत कम ऐसी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो मैनेजमेंट के भी अंदर जाके फर्दर किसी टॉपिक को नैरो डाउन करती हैं। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ है, आप ये जो काम कर रहे हैं ये भी तो मैनेजमेंट ही है ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स की मैनेजमेंट है, तो ये उसमें कवर हो जाएगा। इतनी ज़्यादा नैरो डाउन जनरली कॉन्फ्रेंसेज नहीं होती। हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल ये है ना कि कहीं आप कहते हैं कि कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड काम हो रहा है, तो फिर उसमें शायद आपको भेजना नहीं चाहिए ऐसी कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो उन्होंने इसका मतलब है नैरो डाउन कर दिया, मैनेजमेंट की एक ब्रांच बना लिया, उसको टारगेट कर लिया है। लेकिन मोस्टली इतना नैरो डाउन नहीं किया जाता कॉन्फ्रेंसेज में। तो आपको जो भी इंटरडिसिप्लिनरी नजर आ रही है और मैनेजमेंट से रिलेटेड आ रही है तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। और इस तरह के ना आजकल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसको लिंक करेंगे ना अपनी रिसर्च में तो एक्सेप्टेंस के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा सर्च करके देखेंगे ना कोविड सिनेरियो मैनेजमेंट इश्यूज इस तरह से, तो आप देखेंगे आपको हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स मिल जाएंगे, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ पेपर। इतनी रिसर्च हो गई है इस 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, किसी ने हॉस्पिटल पे की है, किसी ने रेस्टोरेंट पे की है कि रेस्टोरेंट को कितना लॉस हुआ है। 2-3 रेस्टोरेंट ले लिए, उनका डाटा कलेक्ट किया और उनका कंपैरिजन कर लिया, उनकी प्रॉब्लम्स देख लिए, फिर उन्होंने कैसे उसको डील किया वो आप देखें। ठीक है, आप हर सेक्टर में आप देखेंगे इसके ऊपर कोई ना कोई रिसर्च हो गई है इसी 1 साल के अंदर, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। तो आप करें, मेरे पास हॉस्पिटल्स को मैनेज पेपर्स भी करना बहुत हम सारे कैसे? पड़े हुए हैं, मैंने खुद भी देखा था। तो इस कोविड के सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा इस तरह इंडस्ट्री को टारगेट करके रिसर्च की है और उनकी बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस हुई है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो? मैम पब्लिश वाली जो चीज़ है उससे रिलेटेड बता दें, ये वो जी बात की चीज़ है।
पब्लिश वाली ना अभी फिलहाल तो मैंने आपसे कहा था कि आप ना एटलीस्ट ढूंढ के तो रखें ना कि आप टारगेट करें कि किसको टारगेट करेंगे, किसमें भेजेंगे, फिर हम उनकी डेडलाइंस वगैरह देख लें ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस टाइम किस डेट तक आपने अपना काम कंप्लीट करना है। अदरवाइज तो आप बिल्कुल आखिरी स्टेज तक लेकर जाएंगे ना अपने काम को कि अच्छा बिल्कुल अभी अगर फरवरी में स्टार्ट हुआ तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आप मई तक अपना काम करेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अप्रैल में किसी की डेडलाइन है सबमिशन की, तो फिर आपको ज़रा थोड़ा स्पीडअप करना पड़ेगा ना अपने काम को, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑल्दो मैंने अभी ब्रेक डाउन नहीं किया, लेकिन आपने अभी अपने मैक्सिमम गोल को ही अचीव रखना है ना। अभी फिलहाल आपने अपना गोल ये नहीं रखना कि नहीं बस मैंने प्रोजेक्ट करना है, रिपोर्ट बनानी है, या ये कि मैंने सर्वे करना है। आप टारगेट तो इसी को करें ना कि आप सेंड करेंगे, एटलीस्ट एक्सेप्टेंस लेवल आपको ज़रूर मिल जाए, ठीक है। इस चीज़ को टारगेट करेंगे तो कहीं आप कुछ काम कर पाएंगे ना। अगर आप टारगेट ही नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत स्लो डाउन हो जाएंगे। कल भी किसी ने पूछा था कुछ मुझसे, किसी ने मैसेज किया था, वो भी इस वक्त अवेलेबल हैं। अब नाम तो आपके आ नहीं रहे थे रोल नंबर से। किसी ने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना था, टीम्स पे मुझे किसी ने मैसेज किया था, तो अगर वो अवेलेबल हैं भी तो पूछ सकते हैं। बाकी लोगों को तो मैंने बता दिया था, ठीक है। जिनका अभी क्वेश्चन नहीं है वो लोग बेशक लीव कर दें मीटिंग। किसी का नहीं है तो फिर मैं भी लीव कर देती हूँ, ठीक है। चलिए ओके, फिर अगर कोई इशू होता है तो आप टीम्स पर ही मुझे मैसेज कर दें या व्हाट्सएप कर दें, वॉइस मैसेज भेज दें, मैं जब फ्री होंगी तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगी अकॉर्डिंगली, ठीक है। थैंक यू, ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।